एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 तक कर चुके हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम 25 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 25 है, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। मतलब एक ऑयल ड्रॉप है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अच्छा इस पर चार्ज कितना जाएगा? 12E। इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्टेशनरी है मतलब अगर इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो स्टेशनरी हो जा रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का नाम है मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है 1.26 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब पर। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप का रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको कुछ ऐसा समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास प्लेट्स हैं। ठीक है, इधर है, यहाँ पे ये है 12 एक ऑयल ड्रॉप है। ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और जो फोर्स होगा वो होगा क्यू ई, या फिर कैपिटल क्यू लिख देते हैं। ठीक है, और ये है ग्रेविटेशन फोर्स। अब हम चाहते हैं कि ये जो ऑयल ड्रॉप है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी रहे। तो स्टेशनरी होने के लिए क्या कंडीशन होगी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है, दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए। ठीक है, तो बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएंगे बैलेंसिंग के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? क्यू ई। अच्छा, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? एम जी। और हमें रेडियस फाइंड करना है। तो अब रेडियस फाइंड करने के लिए देखिए क्या करते हैं। मास होता है डेंसिटी, इसको रो लिख लेते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, जो ऑयल ड्रॉप है वो कैसी होगी? वो स्पेरिकल होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा डेंसिटी हमें गिवन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। तो इसको हम केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इसको 1000 से तो डिवाइड कर देते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 1000। एक मिनट, यहाँ साइड में कर लेते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इसे। डेंसिटी थी कितनी? 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर की तरफ किससे? 1 2 3 4 5 6, और नीचे 1000 से 1 2 3 से 0 0 0 0 3 0 कैंसिल। तो डेंसिटी हो जाएगी 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी हो गई। ठीक, तो डेंसिटी पता है हमें, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, स्पेरिकल मान रखा है, और रेडियस फाइंड करना है। तो चलिए अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट को स्टार्ट करते हैं इसमें। क्यू ई इज इक्वल्स टू एम जी, एम की जगह पे रख देते हैं ये, क्यू ई इज इक्वल्स टू रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ठीक है, और आर को यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। तो सारे टर्म्स दूसरी साइड में चले जाएंगे। आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू ई अपॉन रो इंटू 4/3 है तो इधर आके 3/4 हो जाएगा, ये ऊपर चला गया। क्या कर दिया, गलत कर दिया। ठीक है, ये 4 इधर और 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और पाई है और जी है। ठीक है, देखो सारे के सारे टर्म्स आ गए ना दूसरी साइड में, खाली आर क्यूब को छोड़ दिया। अच्छा,
इसका भी क्या करना है हमें, इसका भी क्यूब रूट लेना है, 4 पाई रो जी की पावर 1/3। ठीक है, R इज इक्वल्स टू क्यू कितना है 12 इंटू इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻19। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन था, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था हमें 2.55 इंटू 10⁻4। अच्छा, नीचे 4 पाई है, ग्रेविटी 9.8 है, और डेंसिटी अभी हमने फाइंड की थी तो कितना आ रहा था 1.26 इंटू 10⁻3। इस पूरे का हमें क्या करना है, क्यूब रूट ले लेना है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा, मैं सिंपली इसका डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेता हूँ। आंसर आएगा इसका 9.82 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर कैलकुलेशन में भी अगर कोई दिक्कत होती है आप तो कमेंट बॉक्स में करिए, तो इसको मैं सेपरेटली करवा दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच अमंग द कर्व शोन इन द फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। मतलब इनमें से जितने भी डायग्राम्स हमारे पास गिवन है इनमें से कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं सबको। पहला वाला तो रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। अच्छा, जो सेकंड वाला फिगर है, सेकंड वाले फिगर को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। फिलहाल के लिए से जूम कर लेते हैं, फिर से जूम आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड में भी पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज है, और इस साइड में भी पॉजिटिव चार्ज है। मतलब सारे के सारे कैसे गिवन है, सारे के सारे ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज तक जाती हैं, और ये यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, इस वाले पॉजिटिव चार्ज तक जा रहा है। ठीक है, इस वाले पॉजिटिव चार्ज से निकल के इस वाले पॉजिटिव चार्ज तक जा रहा है, तो ये गलत बात हो गई। ठीक है, अच्छा, फिगर 3 सी वाला जो है ये सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड में भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपेल कर रहा है, तो देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हो रही हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फिगर डी नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और इस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट फिगर है, ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी लूप नहीं बनाते, तो यहाँ पे लूप बन रहा है तो लूप नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन। ठीक है, कि ये है एक्सेस सिस्टम मान लेते हैं, ये एक्स एक्सेस मान लेते हैं, इसे वाई एक्सेस मान लेते हैं, और इसे जेड एक्सेस मान लेते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग एक्स एक्सेस दे रखा है, सॉरी जेड एक्सेस दे रखा है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कॉन्स्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंट नहीं है, लेकिन वो वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ साथ, और जो वेरी कर रहा है वो कितना है 10⁻5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ठीक है, मतलब आपको DE/DZ गिवन है कितना 10⁻5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमें। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स पूछा गया है। ओके, फोर्स पूछा है और टॉर्क पूछा गया है। ठीक है, टॉर्क पूछा गया है, और टोटल डाइपोल मोमेंट गिवन है, टोटल डाइपोल मोमेंट कितना है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर कूलम पर मीटर है, सॉरी कूलम मीटर है, और ये भी नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ है, नेगेटिव जेड एक्सेस की तरफ है, सॉरी नेगेटिव जेड एक्सेस नीचे की तरफ हो गई। ठीक है, तो पहला पार्ट तो कह रहा है कि फोर्स फाइंड करो, तो फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स होता है मोमेंट इनटू चार्ज, ये होता है। ठीक है,
मोमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट को हम लिख सकते हैं एक मिनट, गलत हो गया। फोर्स होता है QE, ठीक है। अगर मैं इस टर्म को DL से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी DL से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, चार्ज इंटू लेंथ। चार्ज इंटू लेंथ क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो चार्ज इंटू लेंथ को हम क्या लिख देते हैं, डाइपोल मोमेंट। और Q/L ये है रेट ऑफ चेंज इन डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चेंज हो रहा है वो इस हिसाब से है, ठीक है। तो E वैल्यूज पुट कर देते हैं। P कितना है, डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻7। इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10⁻5। सॉल्व कर लेते हैं तो 10⁻2 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स इतना है। आगे सेकंड पार्ट कह रहा था कि कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो टॉर्क निकालना हमें, तो टॉर्क निकालने के लिए पहले कुछ समझते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने बता दिया कि इस तरफ लग रहा है और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180। साइन 180 कितना होता है, साइन 180 जीरो होता है। तो अगर जीरो हो जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो टॉर्क जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अ कंडक्टर ए, आपके पास एक कंडक्टर ए गिवन है विद अ कैविटी, इसमें कैविटी है, इज गिवन अ चार्ज Q, इसको चार्ज Q दे रखा है। शो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपेयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे होता है पूरा का पूरा चार्ज, ठीक है। तो देखो क्या, आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसका मतलब जितना भी चार्ज उसको दिया जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो उसके सरफेस पे रहता है। इसी वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, अनदर कंडक्टर बी, ठीक है, एक दूसरा कंडक्टर है बी, उस पर चार्ज है Q, कितना चार्ज है, Q चार्ज है। इसको रख दिया गया है कैविटी, मतलब जो कंडक्टर ए था उसके अंदर जो कैविटी थी उस पे एक दूसरा कंडक्टर रख दिया गया है जिसपे चार्ज कितना है, स्मॉल q। अब हमें ये शो करना है कि जो ए है उसके आउटर सरफेस पे कैपिटल Q प्लस स्मॉल q चार्ज होगा, अक्यूमुलेट होगा इतना चार्ज। हाँ, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो देखो क्या है, आपको पता है कि कैविटी के अंदर क्या होता है, मतलब कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे हो सकता है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना दिया, गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी हो सकता है जब उसके अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज ना हो रहा हो, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, उसके अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज ना हो रहा हो। अगर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, नेट चार्ज जीरो। अब यहाँ पे बीच में प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। अच्छा, प्लस Q चार्ज है तो वो क्या करेगा, इसके जो कैविटी में है इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगा, तभी तो भाई नेट चार्ज तभी तो जीरो हो सकता है। क्योंकि अगर मैंने ऐसे गॉसियन सरफेस कह दिया तो इसके अंदर नेट चार्ज जीरो कैसे होगा, नेट चार्ज जीरो तभी होगा जब ये प्लस Q और जितना भी चार्ज हमने इंड्यूस कर रखा है ये माइनस Q, ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाए, टोटल करेंगे तो टोटल किसके बराबर मिल जाए हमें, टोटल जीरो के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस Q हो गया। अब देखो जो ये बॉडी ए थी इसका कुछ पार्ट या फिर नेगेटिव चार्ज अंदर के साइड में जा रखा है। तो अगर अंदर के साइड में जा रखा है तभी तो जा सकता है जब कुछ चार्ज इसके सरफेस पर आ जाए। बात समझ में आ रही सबको, मतलब यहाँ पे कुछ चार्ज Q आया, जितना चार्ज यहाँ पे Q आएगा उतना ही चार्ज इस वाले पे शो होगा, नेगेटिव Q। और नेगेटिव Q क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये अंदर वाला है पॉजिटिव चार्ज उसने कैविटी के इनर सरफेस पे इंड्यूस कर दिया नेगेटिव चार्ज। अब जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से चार्ज टोटल बराबर होने के लिए इतना ही चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। तो सरफेस पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। आगे कह रहा है सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करके रखना है,
सजेस्ट अ पॉसिबल वे। तो कैसे है भाई, आपने देखा कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो कैविटी है उसमें क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो क्या करो, जिसको भी आपको शील्ड करना है उसको यहाँ कैविटी में रख दो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, अ हॉलो चार्ज कंडक्टर हैज टाइनी होल कट इनटू इट्स सरफेस। एक हॉलो चार्ज है, मतलब ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इस पे एक टाइनी होल कर रखा है यहाँ पे, ठीक। शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज इतना, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, मतलब ये नॉर्मल है, डायरेक्टेड आउटवर्ड की तरफ बता रहा है, ठीक है। तो ये इतना शो करना है। अब देखो पहले समझ लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि क्यू चार्ज इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें मैंने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, डी क्यू। सरफेस चार्ज डेंसिटी के हिसाब से सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, या फिर जो ये डी क्यू है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा डी एक्स, जितना भी हमने मान रखा है, ठीक है, या फिर एरिया था, सॉरी, डी एस या फिर डी ए, ये डी ए, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है ऐसा, इस पे चार्ज कितना है, सिग्मा डी ए। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लेते हैं। आपको पता है कि ये क्या है, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मान लेते हैं ये एक पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अच्छा, जीरो कैसे हो सकता है, अगर हम मान लें कि इस चार्ज की इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, जो ये रिमेनिंग पार्ट है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो हेंस इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब जो होल जो टाइनी सा पार्ट है वो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, रिमेनिंग पार्ट उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। अब वही चीज समझने के लिए अब मैं एक वो पॉइंट बाहर की तरफ मान लेता हूँ, ठीक है। इस बाहर की तरफ मानने के लिए ये जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है मान लेते हैं, ठीक है। गॉस थ्योरम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो का है, क्योंकि एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो हो जाएगा। तो ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, थीटा 0 है, ठीक है। ई डी ए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन हमें दोनों साइड में करना था, तो चार्ज की वैल्यू पहले पुट कर देता हूँ, स्मॉल चार्ज था ना, तो इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, स्मॉल चार्ज था इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, स्मॉल चार्ज था इधर भी इंटीग्रेशन, ठीक है। चार्ज कितना था, सिग्मा डी ए, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट और ये जो पूरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा हमें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये डायरेक्टेड आउटवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए नॉर्मल बना दिया। अब देखो क्या है, अब इसको इतना पार्ट तो हमें समझ में आ गया, अब और चीज़ें समझते हैं इसमें कुछ। देखो, जो हमने कंडक्टर माना था, ये कंडक्टर, ये है कंडक्टर, ये जो हमने कंडक्टर माना था, इसके यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये खाली इस टाइनी पार्ट की वजह से नहीं है, ये पूरे इस पार्ट की वजह से, क्योंकि अभी इसके अंदर जो पॉइंट लिया था उसके हिसाब से हमने समझा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा तो रिमेनिंग पार्ट इस डायरेक्शन में लगाएगा।
अब वही चीज, वो पॉइंट हमने बाहर की तरफ ले लिया, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगा रहा है और रिमेनिंग पार्ट भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगाएगा। अगर मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मान लेता हूँ E1, और जो ये बचा हुआ पार्ट है इसकी वजह से यहाँ पे E2 मान लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी जो जस्ट इससे पहले जो केस समझाया था कि अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो जीरो आ रहा था। जीरो कैसे आ रहा था, क्योंकि एक ने इस तरफ लगाया एक ने इस तरफ लगाया, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर थी, दोनों की वैल्यू बराबर थी। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ई डैश मान लेता हूँ, वैल्यू बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐड करेंगे तो 2e डैश सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी, ई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पे 2 गलत लिख दिया था, ठीक है। ये और यही तो हमें प्रूव करना था, यही चीज हमें प्रूव करना था कि एक जो टाइनी पार्टिकल है, उस जो टाइनी सा पार्ट हमने मान रखा है, उसकी वजह से जो बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग टाइनी वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी E यूजिंग विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। अच्छा, मतलब हमें एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, लेकिन हमें यूज नहीं करना है क्या, गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ का यूज नहीं करना, कूलॉम्स लॉ का यूज करके करना है। तो चलिए करते हैं, कूलॉम्स लॉ को भी यूज कर लेते हैं इसमें। मान लेते हैं हमारे पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसकी मैंने माना है ये सेंटर लाइन है, जो सेंटर लाइन से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो जो ये लाइन थी मैंने माना कि इससे हम x डिस्टेंस इधर गए, और x डिस्टेंस पे जाके हमने चेंज कर देते हैं, ठीक है, x डिस्टेंस इधर गए और इस इधर जाके हमने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया dx एलिमेंट। इस dx एलिमेंट की वजह से पहले देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है और फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले इसकी वजह से कितना आ रहा। तो इसको मैं जोड़ देता हूँ इस लाइन से, ये x था ये r था, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एंगल यहाँ पे मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा उस पॉइंट पे वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इस डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल पार्ट की वजह से तो हमने डी मान लिया, ठीक है, ये थीटा, ठीक है। तो अब जो ये डी है इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो याद रखने के लिए बताया था आपको कि जिसके साथ एंगल बनाता है उसको हम कॉस थीटा में लिखते हैं और उसके सामने वाले को हम साइन थीटा में लिखते हैं, तो डी ई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो क्या किया हमने, जितने डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे इधर गए थे उतने ही एक्स डिस्टेंस पे इधर जाते हैं, और एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा, वैल्यू बराबर आएगी। इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट्स में टूटेगा, एक आएगा डी ई साइन थीटा क्योंकि ये भी थीटा ही है, और एक इस तरफ आएगा ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। अब देखो क्या है, ये डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। अब आपके पास सिर्फ कंपोनेंट्स कौन से बचेंगे, वो बचेंगे डी ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स बचेंगे। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे मिल करेंगे हम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। देखो मैंने यहाँ पे दो बार डी ई कॉस थीटा लिखा था, लेकिन मैंने इंटीग्रेशन के टाइम पे एक ही लिखा, क्यों, क्योंकि देखो जितने भी आप एलिमेंट्स मानोगे, जैसे एक एलिमेंट यहाँ पे मान लिया, कोई हो सकता था कि एलिमेंट यहाँ पे मान लेता, कोई हो सकता था कि एलिमेंट इस जगह पे मान लेता, कोई हो सकता था कि एलिमेंट इस जगह पे मान लेता, कोई एलिमेंट इस जगह पे मान लेता, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका ई कॉस थीटा किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। अब एक का ई कॉस थीटा आया, दूसरे का भी ई कॉस थीटा आया, तीसरे का भी ई कॉस थीटा आया,
सबका ई कॉस थीटा। तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या फिर समेशन करना पड़ेगा, और समेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक है, अच्छा अब डीई की वैल्यू कितनी है, डीई की वैल्यू देखो कितनी है, चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज है। अच्छा डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा डी एक्स। अच्छा लैम्डा डी एक्स क्यों, क्योंकि जो ये लाइन था इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, लैम्डा, और उसकी जो लेंथ हमने मान रखी है स्मॉल एलिमेंट की वो डी एक्स मान रखी है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स अपॉन आर का डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, रूट में था और स्क्वायर था, तो पहले रूट लगा देते हैं और एक स्क्वायर लगा देते हैं क्योंकि फॉर्मूले का स्क्वायर है, और डिस्टेंस यहाँ पर रूट में था इस वजह से ये किया। ठीक है, आगे करते हैं, इसको जरा आगे बढ़ाते हैं हम। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो डी ई किसके बराबर मिलेगा हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये था। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें मिल गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। इसका करना था हमें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए चाहिए हमें लिमिट। तो लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, देखो क्या है, जो शीट है वो कैसी है, इनफाइनाइट शीट है, और हमने जो माना हुआ है वो कहाँ से मान रखा है, उसके सेंटर वाले पार्ट से माना हुआ है। देखो ये सेंटर पार्ट था, तो आप क्या करोगे, इस तरफ भी एलिमेंट ले सकते हो, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और दूसरी साइड में भी ले सकते हो एलिमेंट्स इन्फिनिटी तक। तो लिमिट का मतलब होता है कि आप जो एलिमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक मान सकते हो। तो एलिमेंट हम कहाँ से कहाँ तक मान सकते हैं, एलिमेंट हम इस साइड में भी मान सकते हैं, इस साइड में भी मान सकते हैं इन्फिनिटी तक, और इस साइड में भी इन्फिनिटी तक मान सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड में हम इन्फिनिटी तक मान सकते हैं। तो लिमिट्स हम लिख देते हैं यहाँ पे, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगी लिमिट्स। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए, अब यहाँ पे मैं एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर माइनस ए और ए है और यहाँ पे जो भी एफ एक्स है, ठीक है, अगर ये दोनों चीजें सेम है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a। ये इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज कर ली कि 2 टाइम्स ऑफ 0 to इन्फिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिमिट्स लगा दी हैं। अब आगे करते हैं भाई इसको, अब इंटीग्रेशन करना है। देखो समझाने वाली बात तो यहाँ तक ठीक थी, अब इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले मैं कुछ कॉमन टर्म्स को, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें बाहर निकाल लेता हूँ। जैसे 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, अंदर क्या बचता है, 0 से इन्फिनिटी तक dx cos थीटा बचता है खाली, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचता है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे हम लिमिट्स को चेंज करेंगे, क्यों, टर्म्स को चेंज करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है और dx भी वेरिएबल है। तो हम इसको चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे, देखो ऐसा था ना ट्रायंगल, ऐसा था, ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस कितना माना हुआ था, अच्छा ये x था और ये r डिस्टेंस माना हुआ था। ठीक है, और ये थीटा था। तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा लगा लूँ, tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r tan थीटा, x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो मिलेगा इधर dx अपॉन डी थीटा
डी थीटा थीटा के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी क्या, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है, डी एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ई इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी एक्स कितना है, डी एक्स है आर सेक स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, ये पीछे वाला जो कॉस थीटा था, और डी थीटा भी था एक, ठीक है, अपॉन एक्स की जगह आर साइन आर टेन थीटा रखेंगे, तो दोनों में से आर आर कॉमन आ जाएगा बाहर, आर स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। आर क्या है, आर कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि भाई आपको पर्टिकुलरली बता दिया गया कि इतने डिस्टेंस पे आपको एक पॉइंट है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर कांस्टेंट बाहर आ गया। अच्छा, अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा देखो, अब मैंने टर्म्स चेंज कर दिए हैं, तो टर्म्स चेंज किए तो उसके हिसाब से लिमिट्स भी चेंज होंगी। अब लिमिट्स चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इस वाले को यूज़ करेंगे। अगर पहले अगर आर की वैल्यू 0 थी तो थीटा की वैल्यू यहाँ से सॉरी एक्स की वैल्यू अगर 0 थी तो थीटा की वैल्यू 0। अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो इनफाइनाइट कब होता है, पाई बाई 2 पे, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा पाई बाई 2 तक। लिमिट लगाएंगे, थीटा की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा। हाँ, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली है विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यूज नहीं किया है इसमें, हमने कूलम्ब्स लॉ यूज किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, इट इज नाउ एस्टैब्लिश्ड दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन विच कंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब कह रहा है कि न्यूक्लियाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, आर देमसेल्फ बिल्ड आउट ऑफ मोर एलिमेंट्री यूनिट्स कॉल्ड क्वार्क्स। मतलब जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो भी किससे मिलके बने हुए हैं, वो भी क्वार्क्स से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। A proton and neutron consist of 3 equal quarks। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बन रखे हैं किनसे, 3 क्वार्क्स से बने हुए हैं, ठीक है। 2 टाइप के क्वार्क्स होते हैं, एक होते हैं अप क्वार्क्स, इनकी वैल्यू होती है +2/3 ई, और दूसरे होते हैं डाउन क्वार्क्स, ये होते हैं -1/3 ई, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, बिल्ट अप ऑन ऑर्डिनरी सजेस्ट अ पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन, मतलब हमें शो करना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए क्वार्क का कंपोजिशन। अब क्वार्क का कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, इधर देखो, प्रोटॉन पे चार्ज होता है ई, मतलब हम क्वार्क्स को किस तरीके से यूज करें कि प्लस ई बन जाए, मतलब जो ये 2 टाइप के क्वार्क्स हैं इनको किस तरीके से यूज करें कि प्लस बन जाए, प्लस ई बन जाए। तो क्या करते हैं, 2e/3 + 2e/3 -1e/3 करेंगे, तो देखो टोटल ऊपर 3e हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो ये हमने कैसा कंपोजिशन किया, अप अप डाउन, ठीक है। उसी तरीके से जो आपका ये था न्यूट्रॉन, उसके लिए क्या है, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, तो 0 कैसे हो सकता है, 2e/3 -1e/3 -1e/3, तो देखो नेट चार्ज 0 आ गया। कैसे किया हमने, अप डाउन डाउन, ठीक है। तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपोजिशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 32 है, कंसीडर एन आर्बिट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फिगरेशन, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ नल पॉइंट, show that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable. Verify this result for the simple configuration of the two charges of the same magnitude and sign
प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। देखो हमें क्या वेरीफाई करने को कह रहा है एक्चुअली इसमें। मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक प्लस क्यू है, दूसरे वाले को भी हम मान लेते हैं प्लस क्यू। ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, इनके सेंटर पे एक पॉइंट है, क्योंकि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो नल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो इसके सेंटर पे ही आएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस पे जो फोर्स लगेगा इस वाले की वजह से ये कैसा होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा इस तरीके से, और ये वाला इस तरीके से। तो जो ये सेंटर पे रखा हुआ माइनस क्यू चार्ज है ये कैसा है, स्टेबल, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, कह रहे हैं कि अभी ये जो टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था, जो ये हमने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था, ये तो अनस्टेबल है, ये तो स्टेबल है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा भी अगर इसकी पोजीशन से मूव करते हैं तो ये अनस्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सा मतलब यही है। अब देखो क्या है इसका मतलब, देखो अब देखो जैसे इस पे फोर्स लगा हुआ है इस वाले चार्ज पे, उसी तरीके से इस वाले चार्ज पे भी फोर्स लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। ठीक है, ये F1 हो गया, F2 हो गया। अब मान लेते हैं कि हमने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक शिफ्ट कर दिया इस माइनस क्यू को। कहां से कहां तक शिफ्ट किया, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक शिफ्ट कर दिया। अब जैसे ही इस पोजीशन पे हम चेंज करेंगे तो देखो क्या होगा, अब जब इसमें की पोजीशन में चेंज आएगा तो इस पे लगने वाले जो फोर्सेस थे वो भी कैसे हो जाएंगे, वो भी उनमें भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्योंकि एक फोर्स इसका भी लग रहा था और इसमें भी लगने वाले फोर्सेस में चेंज आ जाएगा। मतलब अगर हम उसको थोड़ा सा अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दे रहे हैं तो जो ये इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज हमें शो करनी थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, इस पे चार्ज कितना है, चार्ज है इस पे माइनस q का चार्ज है। ठीक है, एंटर्स इन अ रीजन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी vx। वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी vx गिवन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 14 वाला ही डायग्राम उठा के रखा हुआ है यहाँ पे। द लेंथ ऑफ द प्लेट, प्लेट की लेंथ कितनी है, प्लेट की लेंथ है L। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है E। शो दैट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द फार ऑफ द एज ऑफ द प्लेट इज इतना, मतलब ये कितना डिफ्लेक्शन हुआ, और चार्ज था नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव प्लेट, एक मिनट किधर है पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, यही मान लेते हैं कि यही पॉजिटिव प्लेट है फिलहाल के लिए। तो हमें ये देखना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट y है। ठीक है, अब ये y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो पहले तो फोर्स पता होना चाहिए हमें, फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है भाई क्यू ई, ये होता है फोर्स। ठीक है, अच्छा फोर्स, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, मास भी है, तो फोर्स और क्या हो सकता है, फोर्स एम ए होता है। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो एम ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। यहां से एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमें, क्यू ई, एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, इनिशियली बॉडी कैसे थी, रेस्ट में थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ये डिस्प्लेसमेंट जो s है ये y कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है अपने पाथ से, वो हमने y क्या रखा। ठीक है, इनिशियली रेस्ट में था, तो रेस्ट में क्या है, इनिशियली रेस्ट में था तो इस पे 0। टाइम की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज को, y इज इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन कितना है ई ए, अच्छा यहाँ पे m भी आएगा, सॉरी, ई ए बाई एम, ये एक्सेलरेशन हो गया, इनटू टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर कितना हो गया, एल स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज तो हमें प्रूव करना था कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वो होता है क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सपोज दैट द पार्टिकल इन द एक्सरसाइज 1.33, मतलब इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन है उसमें जो पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी vx, उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 9.1 × 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो इसको हम y मान लेंगे यहाँ पे, हाँ 0.5, मतलब जो प्लेट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 0.05, एक मिनट, 0.5 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, ठीक है। वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अप द अपर प्लेट, कह रहा है कि जो अपर वाली प्लेट है उस पर कितने डिस्टेंस पे जाके स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास वही पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला था हमारे पास y इज इक्वल्स टू क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही था ना, यही था, आई थिंक यही था, देख लेते हैं, ठीक है। और यहां से हमें L की वैल्यू फाइंड करनी, तो L की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, सारे टर्म्स दूसरी साइड में चले जाएंगे, L स्क्वायर बच जाएगा, तो y इंटू एम इंटू वी एक्स अपॉन क्यू ई, L की वैल्यू क्या मिलेगी √y एम वी एक्स अपॉन क्यू ई, ठीक है। और सारी वैल्यूज गिवन है आपको, वैल्यूज पुट करिए और कैलकुलेट करिए, ये काम आपके लिए है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो हमने फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।